हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज से हम नीट 2025 के लिए हमारा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 11th और 12th के चैप्टर्स जो हैं हम लोग पैरेलल चलाते रहेंगे इसके साथ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर जैसे कि 11th के अंदर हमारा जो है वो कौन सा आता है, द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है इसके अंदर हम लोग अपने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन देखते हैं। 11th के अंदर आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि एक्चुअल में जो बायोलॉजी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर आप क्या चीज़ें पढ़ते हो, क्या आपको इसके अंदर समझना है, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको डिफाइन कराने को ये बोला जाता है कि एक लाइफ जो है वो क्या होती है, क्योंकि लिविंग का मतलब है जो चीज़ जिंदा होती है, ठीक है। आप इससे मतलब यही समझते हो। तो एक जो लाइफ है वो क्या होती है, ठीक है। तो लाइफ क्या होती है? लाइफ हमारे जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी जो बॉडी की सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो उनकी रिएक्शंस चलती हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेसेस आगे कंप्लीट होती हैं, दैट इज़ लाइफ, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है कि एक लिविंग बीइंग जो है वो क्या होता है। तो लिविंग बीइंग हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, चाहे वो एक सिंगल सेल की ही क्यों ना बनी हो, या वो मल्टी सेलुलर हो, मल्टी ऑर्गेनेली जो है उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर मिले, तो वो क्या करता है, कोई ना कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है, या फिर हम उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये उसके पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ठीक है, वो रेस्पायर करेगा। ये सब उसके जो हैं करैक्टरिस्टिक होते हैं, वो मिलके उसको क्या बनाते हैं, एक लिविंग बीइंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर लिविंग बीइंग है तो उसके क्या होंगे, कुछ ना कुछ सर्टेन करैक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है। तो इसी करैक्टर्स को हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है। मान लो सबसे पहले अगर हम ये कैरेक्टर की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उसका सबसे पहला या एक बेसिक जो है वो कैरेक्टर क्या होता है। तो उसका पहला बेसिक कैरेक्टर ही होता है साइज एंड शेप। कि कोई भी अगर पर्टिकुलर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी प्रॉपर क्या होती है, साइज होता है, और उसका प्रॉपर एक शेप होती है। तो ऑल लिविंग organisms have definite size and shape। चाहे आप एक पर्टिकुलर अमीबा की बात क्यों ना कर लो, ठीक है, हालांकि उसकी हम लोग बोलते हैं कि डेफिनेट साइज और शेप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक अमीबा बोलते हो तो आपने उसकी स्ट्रक्चर देखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे अमीबा ऐसे दिखते हैं, और पर्टिकुलर उनकी इस साइज़ और शेप के अंदर उनकी रेंज रहती है, ठीक है। अगर आप एक रैट को देखते हो, एक लॉयन को देखते हो, तो आपको देख कर समझ में आ जाता है कि एक चूहा कैसा दिखता है, उसकी बॉडी की साइज स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक लायन दिखने में कैसा नज़र आता है। अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो सारे ह्यूमंस दिखने में किस तरीके के आते हैं, क्या उनकी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, क्या शेप साइज उनका रहता है, ये सब उनके क्या होते हैं, पर्टिकुलर फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स जो है वो क्या होती है, कोई ना कोई प्रॉपर साइज और शेप होगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो है उनका वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी होती है तो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके में होती है, ठीक है। अगर ये एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है,
तो इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में भी हमें इसके सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो इसका साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एटसेट्रा कुछ भी है, ठीक है। वही अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी जो है वो किसके मिलकर बनी होगी, सेल्स की मिलकर बनी होगी, ठीक है। और एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, चाहे हम ह्यूमन बीइंग की या किसी एनिमल की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, प्लांट्स भी जो है लिविंग होते हैं, तो उनमें भी जो है आपको क्या देखने को मिलती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारी बॉडी का सबसे जो बेसिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल होता है, तो वो क्या करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बिना जो है हमारी बॉडी कोई काम की नहीं है। तो हर एक सेल, इंडिविजुअल सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसी की फंक्शनिंग के कारण ही हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमारे हर एक सेल, हमारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी पूरी जो है एक बॉडी बनती है कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका पूरा बॉडी जो है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में ही काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको लिविंग में देखने को मिलेगी, हालांकि ये कोई प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर भी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर जो है तीसरा जो है कैरेक्टर ऐसा क्या आएगा जो नॉन लिविंग चीज़ों से उनका अलग हो सकता है, जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं एंड डेवलपमेंट शो करते हैं। ये दोनों टर्म्स कई बार जो हैं वो सेम ही इनका जो है मतलब निकाला जाता है, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट से अलग इस तरीके से होती है। ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ चलती है, ठीक है। हालांकि कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम चलती है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी ग्रोथ कुछ एस्पेक्ट में जो है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है पूरा का पूरा, और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये सारी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो है वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ लिमिटेड है, डेवलपमेंट अनलिमिटेड चलती है, ठीक है। अब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका क्या फ़र्क रहता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ चलती है वो चलती है बाहर से, आउटसाइड से चलती है। जैसे कि सपोज करो कि एक छोटा कोई एक यहाँ पर हीप बना हुआ है, ठीक है। हीप समझते हो, हीप मतलब छोटी जो है वो क्या बनी हुई है, एक ढेरी बनी हुई है मिट्टी की। अब उसके ऊपर और रेत इकट्ठी हो जाएगी तो वो और बड़ी हीप हो जाएगी, ठीक है। वो और कई सालों में वहाँ पर अगर मान लो सॉइल जो है ऊपर आकर इकट्ठी होती रहती है तो वो छोटा पहाड़ बन जाएगा, एक दिन वो बड़ा पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ जो हो रही है वो बाहर से ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है और एक बड़ा पहाड़ बनता जा रहा है, ठीक है। तो इनमें नॉन लिविंग ग्रोथ बाहर से चलती है, आयरन है उसके ऊपर रस्ट रखती रहती है, या ऐसे ही बहुत सारे आप और फिनोमेनन देखते हो। तो नॉन लिविंग चीज़ों के अंदर क्या चलती है, बाहर से ग्रोथ चलती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो अंदर से चलती है, बॉडी से, ठीक है। हमारे जो है हम जब छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, फिर हम लोग जो है बचपन में आते हैं, फिर हम लोग जो है वो अडल्ट स्टेज में आते हैं, तो हमारा सब जो है बॉडी के अंदर साइज़ में, शेप में डिफरेंस आता है, हम भी बड़े होते हैं, ठीक है। हमारी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलती है, लेकिन हमारी ग्रोथ चलती है हमारी बॉडी के इनसाइड से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जब हम खाना खाते हैं जो, तो उस खाने से हमारी बॉडी के सेल्स को ग्रोथ मिलती है, तो हम अंदर से ग्रोथ एक्वायर करते हैं और फिर हमारा साइज़ जो है बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में ऊपर से हम लोग स्किन लगाते हैं, हमारी हाइट बढ़ाने के लिए हमारे ऑर्गन्स को ऊपर से लंबा किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में हमें फूड से, हमारे न्यूट्रिशन लेने से, ठीक है, हम बॉडी के इनसाइड लेते हैं, तो उसके कारण हमारी ग्रोथ जो है वो क्या चलती है, इनसाइड से चलती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब
फोर्थ जो है करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अब कॉपी से मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट बिल्कुल प्लांट्स के जैसे कॉपी बनाना है या बाकी अदर एनिमल के जैसे एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाना है। इसका मतलब है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो है इसमें एक जो है एस्पेक्ट रहता है जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कुछ हद तक कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई या अपने आप का नंबर बढ़ा सकते हैं, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर फिर भी इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब चाहे वो एसेक्सुअल तरीके से हो चाहे वो सेक्सुअली तरीके से हो। उसके बाद में नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटा सी से याद रख सकते हो, कट, इसके अंदर कट का मतलब है ब्रेक डाउन। इसका मतलब हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का जब ब्रेक डाउन होता है, फॉर एग्जांपल फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट विल बी नोन एज कैटाबॉलिज्म। एंड किसी भी चीज़ की अगर फॉर्मेशन होती है तो दैट इज़ नोन एज फॉर्मेशन, और उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जब भी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा तो कोई ना कोई चीज़ बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज जो है वो टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दूसरे बायो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हुआ है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मेशन भी हुआ है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा यही चीज़ें दोनों कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म हमेशा साथ साथ में चलते हैं। अगर किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन भी वहाँ पर चलता है, और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म्स जो हैं वो शो करते हैं, ये उनका एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मली बाकी बात करते हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल है, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेंगे, ठीक है। चाहे वो डेथ है, चाहे वो रेस्पायरेशन है, ठीक है, सांस लेना, तो सांस भी सिर्फ जिंदा ही चीज़ें लेती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लेते हैं। डेथ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी, क्योंकि जो जिंदा होगा वही तो मरेगा, ठीक है, सिंपल बात है। इसके अलावा एक जो लास्ट में मैं आपको फीचर बता रहा हूँ अब, वो फीचर है कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, जिसको जो है हम अगर हिंदी में बात करें तो सुचेत जो रहना हम लोग बोलते हैं, अवेयर, ठीक है, अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर है। इस पर नीट का क्वेश्चन आता है। नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया जाएगा, या आपको मेटाबॉलिज्म बताया जाएगा, रिप्रोडक्शन बताया जाएगा, या फिर इसमें आप कॉन्शियसनेस बता सकते हो। तो इनमें कोई भी आप बोलोगे कि लिविंग चीज़ें ही रेस्पायर करती हैं, बाकी रेस्पायर नहीं करते, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में चलता है, नॉन लिविंग में नहीं चलता। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में चलता है, नॉन लिविंग में नहीं चलता। बट इन फीचर्स के अलावा जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये एक डिफाइनिंग फीचर इसलिए बनता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। उनको पता चलता रहता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। लिविंग चीज़ों को ये पता लगता है, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं इसके बारे में नहीं पता लगा सकती हैं, बिकॉज उनके पास में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक जो है उनका क्या बनता है, डिफाइनिंग फीचर बनता है। तो इस तरीके से ये सभी फीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं, और यही इनके बीच में डिफरेंस है कि नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ों के बीच में किन किन चीज़ों का फ़र्क रहता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है यहाँ पर हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग हमारा करते हैं सिस्टमैटिक्स का टॉपिक आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स का मतलब है कि ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कि किसी भी अगर हमारे वर्ल्ड में मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं या अर्थ पर मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करें, उनको डिस्क्राइब कैसे करें, उनका नेम कैसे दें और उनको अरेंज कैसे करें। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि उनको हम लोग पहचानेंगे कैसे, डिस्क्राइब करने का मतलब है कि हम उनको जो है पहचानने के बाद में कैसे नाम दे सकते हैं, उनका नेमिंग कैसे की जा सकती है और फिर उनकी नेमिंग से या उनके जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उनके हिसाब से हम लोग उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टमैटिक्स के अंदर टोटल 4 फील्ड आ जाएंगी हमारी, जिनकी वजह से हम लोग इस सिस्टमैटिक्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर सबसे पहला हमारा काम उनको रिकॉग्नाइज करने का है, ठीक है, तो रिकॉग्निशन के लिए जो हमारी फील्ड आती है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए पहली फील्ड कौन सी आएगी? आइडेंटिफिकेशन। डिस्क्राइब जो करना होता है, डिस्क्राइब करने के लिए जो फील्ड होती है उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। जब हम उसका नेमिंग देंगे तो नेमिंग के लिए जो फील्ड आती है उसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। और जब बात उनको अरेंज करने की आती है तो अरेंजिंग के लिए उसकी जो फील्ड आती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये 4 फील्ड जो हैं ये हेल्प करती हैं दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे रखा जाता है, रखा गया है और उनको हम लोग कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं उनके रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, उनकी पहचान जो है वो कैसे हो सकती है। अब देखो आपके पास में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पहचानोगे कैसे? चूहा आपके पास में एक है, आपने एक बिल्ली देखी है, ठीक है, एक छोटा बच्चा बिल्ली को देखता है तो उसको कैसे पहचानता है कि बिल्ली है? जब उसके पास में उतनी सेंस नहीं होती है तो वो 4 पैरों वाले सारे जानवर को ही बिल्ली या डॉग समझता है। ठीक है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है ना कि बिल्ली के ये कैरेक्टर हैं, डॉग के ये कैरेक्टर हैं, उसका जो है दिखने में ऐसे नज़र आती हैं। तो वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है कैसे डेवलप होती है? तो आइडेंटिफिकेशन उसकी हो सकती है एक तो उसकी मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, बाहर से दिखने में कैसा नज़र आता है। एक तो ऐसे पहचान सकते हैं किसी चीज़ को, या हम उसकी एनाटॉमी से पहचान सकते हैं। ठीक है, एनाटॉमी क्या होती है? उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, तो उसकी बनतर देखेंगे बॉडी की। ठीक है, आंतरिक बनतर, अंदरूनी बनतर, कि वो अंदर से कैसे कौन से सेल मौजूद हैं, क्या उसके अंदर एंजाइम है, क्या उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब उसकी एनाटॉमी है। तो 2 तरीक़ों से हम लोग किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब बात आती है इनकी क्लासिफिकेशन की, यानी कि इनका जो वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के देखो हमारे पास में या तो हो सकता है उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन, कुदरती तरीके से उसको क्लासिफाई करें, या हम उसको कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से क्लासिफाई। तो दोनों तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर हमारे चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इनका नॉमेनक्लेचर, इनका नामकरण, कि इनका नेमिंग कैसे दी जाएगी, नाम कैसे रखे जाएंगे। हमने कैसे नाम रखा कि ये तो बिल्ली है, ये कुत्ता है, तो इनकी नेमिंग वगैरह कैसे की जाती है। तो नेमिंग में भी हमारे जो है इसके नॉमेनक्लेचर के सिस्टम आते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा जो है अलग अलग साइंटिस्ट के देखेंगे, चाहे हमारा जो है 2 नेमिंग वाला है, चाहे हमारा जो है लोकल नेमिंग है, या फिर हमारी साइंटिफिक नेमिंग है। तो ये सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर।
और टैक्सोनॉमी इनकी जो है वो प्रॉपर इनकी फिर अरेंजमेंट है कि जब हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि अच्छा ये एक कैट है, ये कैट की कोई नई स्पीसीज़ है वगैरह वगैरह है जो भी चीज़ है, या हमें कोई इंसेक्ट की नई स्पीसीज़ डिस्कवर हुई है तो हमें पता लग जाएगा कि अब इसको रखना कहाँ है। तो इंसेक्टा के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर रैंक बनते हैं भाई, उसका जो है वो एनिमल आ गया, एनिमल में फिर इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट में फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो हमारे रैंक वाइज हमारा जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है पूरा, तो उनमें कैसे किसी चीज़ को प्लेस करना है दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये 4 फील्ड्स जो हैं हमारी काम में आती हैं। तो अब इनको जो है हमने डिटेल के अंदर स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने बात अभी की किसी भी चीज़ को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो सबसे पहला काम है हमारा वो हमारे इस क्लासिफिकेशन के अंदर सिस्टम का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पहचानना है तो इसमें हमारी जो हैं बायोलॉजिकल कुछ कीज़ होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। ये इस चैप्टर के एंड में हम लोग इस की का टॉपिक जो है वो फुल डिटेल में करेंगे। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में इनकी बात क्लासिफिकेशन की आती है। तो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बताया कि इसमें हमारा चाहे नेचुरल मेथड हो सकता है या आर्टिफिशियल मेथड हो सकता है, या एक तीसरा जो है इसमें हमारा आजकल जो है वो चलता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक मतलब हमारी फाइलोजेनी से रिलेटेड है, एंड सॉरी यहाँ पर फाइलोजेनी का मतलब होता है हमारे जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है ये। ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को देखा जाता है इसके अंदर कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी थी, उनके चाहे आप जो है स्केलेटन है या अदर कैरेक्टर हैं, हैबिटेट्स हैं, ये सब चीज़ें उनकी जो है आप देखते हो इसके अंदर। उसके आधार पर हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा आता है मेन टॉपिक वो है नॉमेनक्लेचर का, यानी कि नामकरण का, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कैसे दी जाती है। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर के लिए जो है इसकी जो ज़रूरत हमारी क्यों पड़ती है। ठीक है, क्योंकि नेमिंग में मैंने बताया था कि एक तो हमारे चीज़ों के या ऑर्गेनिजम्स के लोकल नेम हैं और एक उनके जो हैं वो है साइंटिफिक नेम्स। तो हमें किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लोकल नेम्स जो हैं वाई दे आर नॉट सफिशेंट। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, नीड क्यों है साइंटिफिक नेम रखने की, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी चीज़ का अगर कोई लोकल नेम है तो एक तो क्या है कि लोकल नेम सिर्फ उसी लोकेलिटी में ही चलता है, इंटरनेशनल लेवल पर या दुनिया में जितने भी देश हैं तो वो लोकल नेम वहाँ पर नहीं चलता है। किसी को नहीं पता है कि जो है एलिफेंट इंग्लिश जो है हाथी को कहते हैं एलिफेंट। ठीक है, हिंदी में उसको जो है हम लोग हाथी बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में या किसी और ब्रिटिश देश में ऐसा तो नहीं है कि उसको हाथी से बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर उसका कोई अलग नेम होगा। ब्राज़ील में उसका लोकल नेम कुछ और होगा। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये है। दूसरा कि ये जो लोकल नेम्स होते हैं तो ये लोकल नेम क्या करते हैं, कई बार कई जानवरों के, कई पक्षियों के, किसी इंसेक्ट के, इनके सेम भी निकल जाते हैं। ठीक है, किसी एक देश में जो लोकल नेम किसी और जानवर का है वही सेम किसी दूसरे देश में कोई नेम जो है सेम होता है लेकिन जानवर अलग के लिए रखा जाता है, तो कई बार ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट सीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे ये लोकल नेमिंग है या नॉर्मली हमारे जो इंग्लिश या हिंदी नेम्स हैं, ठीक है, तो ये जो हैं क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सबके जो है पहचान में, रिकॉग्निशन में नहीं आते हैं। तो इन सब दिक्कतों की वजह से हमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत पड़ी। तो साइंटिफिक जो नेम देने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो सिस्टम था वो सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ये सिस्टम जो है वो दिया था कार्लस लिनियस ने। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, और इसको उसने अपनी बुक सिस्टमा नेचर के अंदर 1758 में पब्लिश किया था। अब इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता क्या है,
बाई का मतलब यहाँ पर है दो, ठीक है, नोमिल मतलब नेम। तो इसका मतलब है उसने दो नेम बताए थे साइंटिफिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर हम देखते हैं तो उसमें उसने कहा कि जो पहला चीज़ है, पहला लेटर जो है वो तो उसका क्या होगा, वो उसका होगा जेनरिक नेम, एंड दूसरा लेटर जो होगा वो उसका होगा स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जेनरिक नेम मींस उसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलकर एक साइंटिफिक नेम बनेगा। जैसे कि मैंगो है, इंग्लिश में मैंगो, हिंदी में आम। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंजीफेरा इंडिका है। पहला लेटर इसका जीनस है, जेनरिक नेम है। सेकंड लेटर इसका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसने दिया था, तो इसके लिखने के कुछ रूल भी जो हैं वो बताए गए थे। तो इसको लिखने के कौन कौन से रूल्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला रूल इसका ये कहता है कि जो नेम है शुड बी टेकन फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। ग्रीक या लैटिन भाषा में से ही इसका नाम लिया जाना चाहिए, उठाया जाना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप नेमिंग दे रहे हो। बिकॉज ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस जो हैं ये डेड लैंग्वेजेस होती हैं, तो इनको कहीं पर भी इतना ज़्यादा यूज़ आजकल नहीं किया जाता है। तो इनके वर्डिंग जो है, इनके वर्ड्स वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो फ्री हैं, ठीक है। तो इसलिए लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से ही इसको लिया जाना चाहिए। दूसरा उसने कहा था जीनस का जो नेम है, जीनस नेम स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। जीनस का जो नेम लिखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने मैंजीफेरा में कैपिटल एम लिखा है, होमो में जो एच है इसका वो कैपिटल लिखा है। एंड स्पीसीज का जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए स्मॉल लेटर से। तो स्पीसीज इंडिका उसकी आई छोटी है, स्मॉल है। सेपियंस का एस जो है वो क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जीनस और जो स्पीसीज हैं इनको अगर आपने क्या करना है, प्रिंट में लिखना है या बुक में, जैसे आप कहीं पर भी इसको छाप रहे हो, ठीक है। व्हेन एवर रिटन इन बुक्स और प्रिंटेड फॉर्म, जब भी प्रिंटेड फॉर्म में या बुक के रिटन फॉर्म में आए तो साइंटिफिक नेम को हमेशा क्या करना है, इटैलिक्स में लिखना है। नेम इज इन इटैलिक्स। इटैलिक्स फॉन्ट जो बात करते हैं, जो हमारे इस तरीके से क्या होते हैं, टेढ़े अक्षर होते हैं ना, मैंजीफेरा इंडिका। चीज़ तो वही रखनी है, कैपिटल एम रखना है, जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम स्मॉल आई से लिखना है। लेकिन जब आप इसको बुक में प्रिंटिंग फॉर्म में लिखोगे तो इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, नॉर्मल फॉन्ट में नहीं लिख सकते इसको। जब आपको इसको क्या करना है, रिटन बाय हैंड, जब आप इसको अपने हाथ से लिख रहे हो तो फिर इस नेम को क्या करना है, दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। तब आपने क्या करना है, जीनस और स्पीसीज के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करना है। जैसे कि मैंजीफेरा को मैंने अलग अंडरलाइन किया है, इंडिका को अलग अंडरलाइन किया है, मैंने इस नेम को ऐसे इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। और ना ही इसको आपने क्या करना है,
डबल अंडरलाइनिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल अंडरलाइनिंग से ही आपने इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये जो हैं इसके कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, साइंटिफिक नेम को जो है हमने वो कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि जो भी साइंटिफिक नेम है तो उसको ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से जो है लेंगे। उसके बाद में जो जीनस का लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पीसीज का लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जब आप इसको लिखोगे, बुक में प्रिंट करोगे तो इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखना है। जब आप इसको अपने हाथों से लिख रहे हो तो इसको क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी राइटिंग तो कैसी भी हो सकती है, उस केस में आप इसको सिंगली जो है सेपरेटली और सिंगली अंडरलाइन इस साइंटिफिक नेम को कर दोगे। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा इसका नेमिंग का। तो अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टैक्सोनॉमी का, तो वो हमारा एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए जो है इसको आपने वीडियो को लाइक शेयर करना है, और अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।